Hello, dear students. My name is Bachchan Tyagi, and I have been given responsibility to discuss polity and constitution with you. So we will discuss what is the polity and constitution and how much weightage of that is required in your coming examination. उसकी क्या एसेंशियलिटीज हैं, ये सब हम चीज देखेंगे. पॉलिटी को पढ़ना कैसा चाहिए, व्हाट शुड बी अवर अप्रोच, व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी, ये भी देखना पड़ेगा. व्हाट इज द सोर्स या व्हाट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड स्टडी, टू हैव अ गुड कमांड ओवर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टू डील विद ऑल द क्वेश्चन. सभी प्रश्नों को डील करने के लिए हमें पॉलिटी पर या कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना कमांड करना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हम ये भी देखेंगे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये हम ये भी देखेंगे. सोर्सेज भी हम देखेंगे. तो सारे स्टेप बाय स्टेप हम एक बार बात करते रहेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. यू नो देयर इज ए रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, और हम देखेंगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है. तो हमें डिमांड किसकी देखनी है, बेसिकली हमें डिमांड देखनी है किसकी, यूपीएससी की. यूपीएससी की डिमांड क्या है, और हमें अकॉर्डिंग टू दैट सप्लाई करना है अपने आंसर राइटिंग के. और इसको भी हमें दो हिस्सों में देखना पड़ेगा कि प्रीलिम में क्या चीज है और मेंस में कैसा है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्योंकि nowadays UPSC is changing rapidly. Its strategy, a level of question, difficulty of questions, and units, sometimes the area of questions. तो यूपीएससी अक्सर कोशिश ये करता है कि कोचिंग्स को इररिलेवेंट कर दे, इसलिए हमेशा उसका अंदर क्या चीज है, न्यू फॉर्मेशन पर ध्यान देता है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट्स उसके साथ में होते रहते हैं. तो इन न्यू डेवलपमेंट्स को हमें देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा. डिमांड एंड सप्लाई का हमारा रूल है यूपीएससी का. तो जैसा क्वेश्चन का लेवल होगा, जो उसके डिफिकल्टी लेवल होंगे, जैसे क्वेश्चंस की डिमांड होगी, वैसे ही हमें उसको आंसर करना होता है. ये सब हम बहुत बेसिक सी चीजें जानते हैं. हाउ यूपीएससी विल जज यू टू मेक यू एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और टू बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी. व्हाट इज रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है कि आखिरकार वो आपको यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस वगैरह में आपको सेलेक्ट करे. तो हम जानते हैं उसका जजमेंट पावर किस चीज का है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू जज. वो क्या जज करे और कैसे जज करे. हाउ टू जज, उसको जज करना क्या है. हाउ टू जज द सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस ऑफ ए सब्जेक्ट. हम कैसे जज करें, हाउ टू जज, या उसका जो रिलेवेंस है, या हम कहें उसका जो वेटेज है, ये आखिरकार कैसे जज करें. हम वी हैव ए मैकेनिज्म, ओनली वन मैकेनिज्म टू शो इट, कि हम उसको कैसे जज कर सकते हैं. और वो क्या चीज है, शेयर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं और उनके मार्क्स क्या हैं. मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि जो एलोकेशन है, एलोकेशन कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए और मार्क्स उनका जो वेटेज है वो कितना है, उससे हमारा इंपोर्टेंस, या हम कहें कि उसकी इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस मालूम पड़ती है. सिग्निफिकेंस किसकी, ऑफ ए सब्जेक्ट. ये हमें एक आइडिया देता है कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू टाइम वी हैव टू अलोकेट फॉर दैट. व्हाट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन दैट, उसके अंदर एफर्ट्स कितने लगाने हैं, उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं. तो फर्स्ट पहली चीज क्या है, हाउ टू एनालाइज या हाउ टू जज द सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस ऑफ अ सब्जेक्ट. सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, एंड यू कैन सी द रोल ऑफ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन. सिग्निफिकेंस या रोल ऑफ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन. सो
अवर फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स। हमारे जो सबसे पहली स्टेज है वो कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, इसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। प्रीलिम्स में अभी तक का जो ट्रेंड देखा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मिनिमम 14 क्वेश्चंस टू 16 क्वेश्चंस, इट मींस दीज आर एवरेज। As per the analysis of previous paper, we come to know minimum 14 to 16 questions are being asked in prelims। किसमें पूछे जा रहे हैं? prelims में। कितने पूछे जा रहे हैं? 14 to 16 questions on average। ये just average है, but it goes up to 22 questions। the previous paper का जब analysis करेंगे तो हम पाएंगे कि minimum 14 questions से 16 क्वेश्चन के आसपास, तो ये एवरेज है, इतना तो वो पूछता है, लेकिन वो कभी कभी 22 क्वेश्चन तक भी जाता है। तो ये जो एलोकेशन है मार्क्स का कि 22 क्वेश्चन तक जाता है, या जितना हमें मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, इसका मतलब है ये हमारा वेटेज तय करता है। और जितना क्वेश्चन है, देखिए सब्जेक्ट अगर हम बात करें, सिलेबस कैसा है? सिलेबस तो ह्यूज है, देयर इज ए ह्यूज सिलेबस ऑफ यूपीएससी। और हमें बाकी चीजें भी पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। इसी ढंग से हमारा जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल को हमें ध्यान देना है। उधर ऐसे पेपर भी है, वी हैव ऑल्सो ऐसे पेपर ऑफ 250 मार्क्स, इसको भी हमें ध्यान देना है। द सेम थिंग क्वालिफाइंग पेपर भी है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर भी है, जिसमें एक इंग्लिश का होता है और दूसरा किसका होता है? हिंदी का। वी हैव क्वालिफाइंग पेपर ऑफ लैंग्वेज पेपर, ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये भी हमें क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। कोई इस पर कम वेटेज देगा, उधर सी सेट है, उसके लिए भी हमको पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। बात यह है कि हाउ मच वेटेज इज रिक्वायर्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So we have a mechanism to know that how many questions are coming in an exam। किसी भी एग्जाम में, किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम पॉलिटी की हम बात करें तो हमने देखा कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम कितना जाता है? वो 20। ये हमारे एक एवरेज मार्क्स हैं और ये हमारे क्या चीज है? मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो इनका वेटेज हमारे लिए पीटी के अंदर काफी है। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रीलिम। तो प्रीलिम क्या है? प्रीलिम हमारा गेटवे है, इसका मतलब है एंट्रेंस है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। Until unless we do not qualify this exam, we cannot enter into मेंस। हम मेंस में कब जाते हैं? हम मेंस में तब जाते हैं जब हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसलिए पॉलिटी का या कॉन्स्टिट्यूशन का आपकी सक्सेस में या मेंस को पहुंचाने में, और मेंस के बाद में फिर क्या चीज है आपका? दैट इज इंटरव्यू, या हम कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का, पहले 300 का होता था, अब आप जानते हैं। तो प्रीलिम क्या है? वो है आपका गेटवे, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। किसमें पहुंचाएगा आपको? ये आपको मेंस में पहुंचाएगा। तो मेंस में पहुंचाने में आपका पॉलिटी का कितना रोल होगा, पॉलिटी को हमें कितना टाइम देना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या डेवलप करनी है, ये सारी चीजें हमें इस चीज से समझने के लिए मिलती हैं। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद में मेंस। मेंस में पॉलिटी का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन मेंस एग्जामिनेशन? क्या है उसके लिए? हम देखते हैं ये हमें कहां हेल्प आउट करता है। इट हेल्प आउट इन जीएस पेपर सेकंड। किसमें देता है ये? जीएस पेपर सेकंड में इसका रिलेवेंस है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज है? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड नंबर पर। एक इसमें क्या चीज है? आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, गवर्नेंस है,
इसमें गवर्नेंस भी है, गवर्नेंस के साथ में सोशल जस्टिस भी इसमें एक है, सोशल जस्टिस। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखते हैं। मेंस में जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के लिए टू मेक सम स्पेस आई एम डिलीटिंग दिस वन, जीएस पेपर में कितने का है? 250 मार्क्स का, ठीक है। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अलोन हैज द वेटेज ऑफ अप्रोक्स 150 टू 180 मार्क्स। कितने का है? 180 मार्क्स तक, अप्रोक्स 150 टू 180 मार्क्स। वो किस में है? वो आपको पॉलिटी से मिलता है। यानी कि जीएस पेपर सेकंड मेंस के अंदर जो कि 250 मार्क्स का है, उसमें से भी 150 टू 180 मार्क्स किसके मिलते हैं? पॉलिटी के। अगर मैं आईआर का देखूं तो अप्रोक्स 30 टू 40 मार्क्स का ये रहता है, और बचा हुआ 2 पोर्शन किसमें है? वो बचे हुए सब इसमें आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो पॉलिटी इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद गवर्नेंस, तो गवर्नेंस से भी ये रिलेटेड है। अगर इसको भी इसमें काउंट करते हैं तो इसका वेटेज और बढ़ जाता है। So we have understood this one, that polity how much relevant it is for our PT and mains। तो PT और मेंस के लिए भी हमने देख लिया। अब PT और मेंस के अलावा इसी में एक चीज और भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्से। ये जो एस्से है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका ये कितने मार्क्स का है? 250 इसका वेटेज है। What is the weightage of an essay? 250। और हम जानते हैं आजकल ये अप्रोक्स 1200 वर्ड्स में इसमें इंटू 2 यानी कि 2400 वर्ड्स के आसपास हमें आपको लिखना होता है। ये बड़ा डायनामिक है, और जब हम इसको लिखते हैं तो हमको क्या चीज मिलते हैं? पॉलिटी से, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, या हम कहें जो हमारे लीगल इश्यूज हैं, उससे भी हमें इसको ऐसे में टॉपिक मिलते हैं। और केवल इसी में नहीं, अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है, इसमें हम जानते हैं हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। दीज आर क्वालिफाइंग पेपर्स। और क्वालिफाइंग पेपर का एक बहुत ही नेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर ये है कि until unless you do not qualify the language paper, your copies यानी कि your answer sheets are not going to be checked। पहले आपको क्या करना है? वो क्वालिफाइंग पेपर चेक करना है, उसके बाद ही जीएस की और ऑप्शनल की कॉपी आपकी चेक होती है। तो क्वालिफाइंग पेपर में भी आप जानते हैं जब ऐसे के टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें भी एक क्या चीज है? ऐसे है। इसका मतलब ऐसे में 250 का हो गया, और किसमें हो गया? क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर में भी आपको अप्रोक्स 100 मार्क्स के, हालांकि ये जुड़ते नहीं है लेकिन हमको लिखना तो पड़ता ही है। इसीलिए जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, या पॉलिटी से इश्यू से रिलेटेड, या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सो we have learned that it is important for our PT as well as for mains and essay papers for qualifying papers, क्योंकि पॉलिटी और लीगल इश्यूज से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट द नंबर इज योर पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी टेस्ट है हमारा, ये 275 मार्क्स का होता है, हम सभी जानते हैं इस चीज के लिए। और इसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है नहीं। और अक्सर ये आपने देखा हो कि जो ऑपोजिशन है वो अक्सर ब्लेम करता है कि हमें बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है।
तो अवर फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी, ये अक्सर इस पर होता है। तो इस पर कोई ना कोई इश्यू आता है जो कि करंट से आता है। किससे आता है? इसको वो करंट से कनेक्ट करके अक्सर इस पर क्वेश्चन को पूछ लेता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद में अगर हम बात करें जैसे फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस, और उसमें क्या चीज हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। संविधान आपको कहीं भी आने और जाने की आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आप अक्रॉस द कंट्री जा सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको स्टेट लगाता है। खासकर से अगर आप किसी ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी ट्राइबल एरिया, तब आप इस पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस अक्सर वो पूछ लेता है जो कि आपको पॉलिटी से संबंधित होते हैं। गवर्नर का रोल के बारे में पूछ सकता है। अक्सर वी हैव ऑब्जर्व्ड और यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स रिलेशंस ऑफ सीएम वर्सेस गवर्नर, यानी कि गवर्नर का रोल इसमें क्या चीज है, इसकी जो पावर्स हैं और सीएम की पावर है, इसमें अक्सर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर और इसकी जो ड्यूटीज हैं उनको लेकर इश्यू हो जाता है। जैसे कि यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड और यू माइट हैव सीन इन दिल्ली, कि दिल्ली में क्या था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और उनके साथ में अरविंद केजरीवाल का एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये भी क्वेश्चन हैं और जिनको इंटरव्यूअर्स के लिए ये बहुत ही फेवरेट एरियाज होते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी का बहुत ही रिलेवेंस है। अब बात करते हैं पीटी के लिए कुछ। इन प्रीलिम्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन? पीटी में क्या चीज है? फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के साथ में कॉन्सेप्ट्स। इधर है आपका मेंस। दिस टाइम वी कैन से मेंस also have two things, facts, concepts, analysis और elaboration। मुख्य परीक्षा है। प्रीलिम में क्या चीज है? फैक्ट है, यानी कि तथ्य हैं, तथ्य, और तथ्य के साथ में कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो अक्सर एक मिथ है कि ज्यादा फैक्ट्स रटने से हम पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। अक्सर उनका स्टडी मटेरियल भी वो ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, ऐसे भी चूज करते हैं कि जो फैक्ट को प्रिवेल करता है। लेकिन हम देखते हैं फैक्ट को प्रीलिम्स का दो स्टेज हैं। एक तो हो गया आपका स्टेट और सेकंड वन इज योर यूपीएससी। यूपीएससी में और स्टेट में एक डिफरेंस है। द लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूपीएससी इज कि यूपीएससी ब्रॉडली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान करता है, और स्टेट में दोनों चीजें होती हैं। यानी फैक्चुअल की हम बात करें तो फैक्चुअलिटी का जो रेशियो है वो अप्रोक्स 60 to 70% भी हो सकता है, और जो कॉन्सेप्ट है उसका रेशियो 30 to 40% के आसपास हो सकता है। Now let's understand what is the difference between PT and mains and what kind of approach we require to have to qualify these exams. In PT, अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फैक्ट्स का जो रेशियो है वो अप्रोक्स 30 to 40% ही रहता है। इसका मतलब हो गया कि उसको वो ब्रॉडली जो फोकस करता है किस पर करता है, वो कॉन्सेप्ट्स पर करता है। और कॉन्सेप्ट्स को जब तक हमारे पास में until unless we don't have a thorough study of a subject, जब तक हमें उसकी thorough study नहीं करते हैं तब तक हम उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं। इसका मतलब है
we need a thorough study of a subject. मेंस में क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, elaboration or analysis. What you have marked up in your PT means facts and concepts. If you are not able to elaborate them, if you are not in the condition to analyze them, if you are not able to put your personality factor into your answer writing, you cannot qualify your mains examination. तो facts भी important है. How much facts should be incorporated in your answer? आपके आंसर के अंदर कितना फैक्ट होना चाहिए, what ratio should be in your answer of facts and concepts. तो कॉन्सेप्ट इसमें प्रिवेल करता है, फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि फैक्ट्स के बिना कई बार कॉन्सेप्ट्स भी आपके डेवलप नहीं होते हैं, जो एसेंशियल फैक्ट्स हैं उनके लिए. तो हमें देखना होता है कि रिलीवेंट और इररिलेवेंट फैक्ट अगर कॉन्सेप्ट के साथ में इंटरव्यूवन हो गए, इंड्राइव हो गए, तो आपके क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, आपके आंसर की जो क्वालिटी है, वो उसको हैम्पर करेगा और आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे. एनालिसिस हम कैसे देखते हैं? प्रीवियस पेपर से. प्रीवियस पेपर से हम इसको एनालाइज करते हैं. किस यूनिट से आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट, ठीक है, उसका डेप्थ क्या चीज है, डेप्थ क्या है उसकी, और उसकी ट्विस्टिंग क्या है, वो ट्विस्ट कहां पर कर रहा है, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू लुक इनटू आवर प्रीवियस पेपर, एंड थ्रू प्रीवियस पेपर वी कम टू नो आफ्टर एनालाइजिंग दैट हाउ मच टाइम और हाउ मच एफर्ट्स वी नीड टू पुट इन दैट. कितना हमें समय चाहिए, कितना हमें उसमें एफर्ट करना है, कैसे हमको नोट्स बनाने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी या अप्रोच हमको डिस्कस करनी है या उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, इंडल्ज करनी है, इन सारी चीजों के बारे में वो बात करता है. मेंस में हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट्स जो बेस क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं. पीटी में तो हमने ध्यान दिया, अगर उसको कॉन्सेप्ट से पूछना है तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देगा. स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो उसको इतने ढंग से इंटरव्यू करता है, इतने ढंग से इंटरलिंक होते हैं कि समटाइम्स यू मतलब मीन्स यू आर नॉट इन द कंडीशन, यू आर कंप्लीटली पजल्ड, और आपको दो आंसर्स में आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आंसर मालूम नहीं पड़ता है पीटी के अंदर. लेकिन मेंस बहुत टेक्निकल चीज है, क्योंकि मेंस में आपको एक और चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिटन स्किल्स. रिटन स्किल्स भी मेंस के लिए चाहिए. तो प्रॉपर राइटिंग ऑफ प्रॉपर आंसर राइटिंग ऑफ प्रीवियस पेपर्स एंड न्यू फॉर्मेटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है और इस पर हम ग्रेजुअली डेवलप करेंगे. यहां से ये एक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है कि ये कंपेरेटिवली ज्योग्राफी और साइंस टैग ये इजी है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. विदाउट पुटिंग लेस एफर्ट्स वी कैन स्कोर हायर. हम उसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा कम एफर्ट डालकर भी काम चला सकते हैं. ड्यूरिंग योर आंसर यू हैव टू रियलाइज वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट को भी हमें फोकस करना है. तो वर्ड लिमिट हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि कई बार हम पढ़ तो बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है, वी हैव एक्वायर्ड लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट वी कैन नॉट राइट डाउन और जोल डाउन अवर आंसर्स इनटू द सेट वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट से एक्सीड होगा तो मार्क्स है. और हमें क्या करना है, ग्रेविटी पर ध्यान देना है. ग्रेविटी ऑफ क्वेश्चंस वो भी डेटोरेट नहीं होने चाहिए, उसका क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए. ग्रेविटी और फोकस आपका होना चाहिए कि
जैसे आपकी ड्राफ्टिंग है, यानी आंसर राइटिंग में एक ड्राफ्टिंग आपकी कैसी है, आंसर इन वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट में आपका आंसर होना चाहिए, और क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। ये सारी चीजें आपको मेंस की रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ स्टूडेंट इज वेरी मच competent in elaborating the things, but orally he can elaborate, but he cannot jolt down his ideas into that short span of time or into that short span of space, उस छोटे से लिमिटेड स्पेस में। नाउ वी हैव अ बुकलेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट यहां से शुरू है तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से है। अब इसका मतलब है आप ज्यादा कॉपियां नहीं भर सकते, और आपको लिमिटेड स्पेस में ही अपने आंसर की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपना आंसर लिखना है। और इंटरव्यू में तो हम इसको देख ही चुके हैं। अब बात आती है व्हाट शुड बी द सोर्सेज। लॉट्स ऑफ मटेरियल इज इन द मार्केट, ठीक है। वी हैव फाउंड लॉट्स ऑफ बुक्स एंड लॉट्स ऑफ क्लास नोट्स, लॉट्स ऑफ प्रिंटेड नोट्स इन मार्केट, लेकिन हम कितना पढ़ सकते हैं? जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम बुक्स लीड्स टू कंफ्यूजन। ज्यादा बुक्स, ज्यादा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको कंफ्यूजन की तरफ लेकर जाता है, आपको पजल कर देता है। बिकॉज वी हैव अदर सब्जेक्ट्स टू, हमें बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना होता है। तो सोर्सेस क्या है? एक आता है आपको एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत अगर हम बात कर रहे हैं इसको पीटी के हिसाब से, तो एम लक्ष्मीकांत क्या है? ये फैक्चुअल ज्यादा है। कैसा है ये फैक्चुअल है। तो इट विल नॉट हेल्प यू इन योर मेंस, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प आउट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन को हेल्प आउट करने के लिए जरूरत क्या चीज है कि हमें इसमें कुछ और भी एड ऑन करना होगा। तो एम लक्ष्मीकांत क्या, बेसिकली दिस वन इज रेफरेंस बुक। ये एक रेफरेंस बुक है, ठीक है। और सेकंड वन इज रिगार्डिंग दिस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, if you are starting your preparation right now, then you can go for 6th to 12th. But if you have read something already, then need not to go for 6th to 12th. तब आपको 6th to 12th की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी ये 2 बुक अगर आप ढंग से पढ़ लें, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप 12th के लिए देखें। अदरवाइज एनसीईआरटी 12th की ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे ढंग से एलोबरेट करता, समझाता, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप करता है, वो ये आपके लिए कर देगा। यानी कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी 11th एनसीईआरटीज, बोथ द एनसीईआरटीज। आफ्टर दैट द सेकंड प्रायोरिटी शुड बी योर एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत और न्यूज यानी कि करंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो प्लस न्यूज करंट के लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसके लिए जरूर देखें। फॉर ए बिगनर, नंबर 1 11th एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत। बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, if once you have decided your source of study, जो आपका रिलायबल मटेरियल है, अगर आपने उसको एक बार एक्वायर कर लिया है, ठीक है ना, विद डेलिब्रेशन, तो आपको फिर उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डू नॉट कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीडीएफ, बिकॉज हर किसी का जो पैटर्न है या तैयारी करने का जो स्टाइल होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। वो हमेशा डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता है कि इसलिए हमारी समस्या उससे बढ़ जाती है। और क्या इसको जोड़ देना है? इसको हमें करंट से जोड़ देना है। तो 3 चीजें पीटी के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। ये किसके लिए हैं? फॉर योर प्रिलिमिनरी टेस्ट। अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करूं, अब मैं बात करता हूं, नाउ आई विल डिस्कस रिगार्डिंग योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में 11th का एनसीईआरटी हो जाएगा,
एम लक्ष्मीकांत, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी अक्सर कोशिश कीजिए कि मोर देन वन न्यूज़पेपर इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू कैन allocate your sufficient amount of time. द हिंदू, और इंडियन एक्सप्रेस, ये दो सफिशिएंट हैं जो आपकी यूपीएससी को डिमांड को पूरा करते हैं. एज आई टोल्ड यू, देयर इज द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो उसकी डिमांड, अगर यूपीएससी की डिमांड को, वंस यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ यूपीएससी, इट बिकम्स वेरी इजी टू सप्लाई योर डिमांड एज पर द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस. Now question is, we are discussing about constitution and polity. First and foremost question is, what is difference between polity and constitution? Constitution is a theoretical part. ये क्या चीज है? Constitution is a theoretical part. Polity is a practical part. सैद्धांतिक जो पक्ष है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये किसकी बात करता है? ये लीगलिटी की बात करता है, लीगलिटी की. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? What is happening day by day on the stage of a constitution? That is all polity. देश के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी डे बाय डे की घटना घट रही हैं, वो क्या चीज है? That is polity. अभी तो इसको जस्ट एक रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ही डिटेल में एलोबरेट करेंगे जब नेक्स्ट इसका टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी, जब इसकी एक परफेक्ट स्टेज आएगी तब हम इसको बात करेंगे. अब क्वेश्चन है, व्हाई क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड. आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहले तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वी हैव ए सोसाइटी, वी हैव ए सोसाइटी. इसका मतलब है हमारे पास क्या चीज है? एक समाज है. तो समाज का जो डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं, ये ग्रेजुअली डेवलप करता है. पहले कबीलाई समाज होता था, तो धीरे धीरे गैदरिंग होती स्टार्ट हो गई, और जब सेंस ऑफ फैमिली डेवलपमेंट हुआ, तो सेंस ऑफ ग्रुप डेवलप हुआ, तो हमारा एक सोसाइटी डेवलप हो जाता है. ये सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें क्या चीज होंगी? इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. एवरी सोसाइटी हैज टू थिंग्स. फर्स्ट वन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. उसमें संघर्ष होगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई जो प्रिमिटिव या प्राचीन अगर हम जीवन को देखें तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स था. एक कबीले का दूसरे कबीले पर अटैक कर देना, कभी रसद के लिए, कभी रिसोर्सेज के लिए, कभी पावर के लिए. लेकिन इसमें एक चीज और भी देखी गई, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन, यानी कि समन्वय भी है. समन्वय या सहयोग भी पाया जाता है. एक दूसरे का वो सहयोग भी करते हैं, उसमें समन्वय भी पाया जाता है. उसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें कोऑपरेशन भी है, समन्वय भी पाया जाता है. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमें सोसाइटी के लिए क्या चाहिए? वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? टू रेगुलेट द सोसाइटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है? सोसाइटी है, सोसाइटी है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट है तो कोऑपरेशन, समन्वय भी की आवश्यकता है. अगर उसमें समन्वय है, अगर उसमें कोऑपरेशन है, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये किसको लीड करता? फ्रेटर्निटी को, बंधुता.
ये बंधुता को लीड करता है। और फ्रेटर्निटी क्या है? इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि बंधुता, सब मिलजुल कर रहें, सबका कोऑर्डिनेशन आपस में हो, सबका कोहैबिटेशन हो, सब एक साथ मिलकर रहें, किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। और हमने देखा होगा कि जिन्होंने प्रियम्बल पढ़ी है, ठीक है, दोज स्टूडेंट्स हु हैव रेड प्रियम्बल, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज टू अचीव द फ्रेटर्निटी। और इसमें को हमको कहां मिलता है? ये हमें मिलता है प्रियम्बल में, ठीक है ना। तो जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है या पॉलिटिकल जस्टिस है, ऑल दीज हैव एन एम टू अचीव द फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को अचीव करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि संघर्ष है, अगर संघर्ष है, तो वी नीड अ सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल चाहिए। हमें क्या चीज चाहिए? सेट ऑफ रूल। जब ये सेट ऑफ रूल किसी बुक फॉर्म में आ जाता है, बुक फॉर्म में आया, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन सेट ऑफ रूल्स आर कोडिफाइड into a book, that becomes a constitution. Constitution is required to run a nation, to run a nation. किसी भी देश को या स्टेट को या किसी सोसाइटी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेट ऑफ रूल चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, इसीलिए सेट ऑफ रूल की आवश्यकता है। तो हम सोसाइटी को अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो क्या चीज होगा? अगर सेट ऑफ रूल नहीं है तो क्या चीज होगी? अनार्की, यानी कि अराजकता होगी। और अराजकता का मतलब क्या होता है? आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए नेशन। किसी भी देश के लिए संविधान की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ती है? सोसाइटी है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट है तो कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑपरेशन भी है। इफ इट इज कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, नो क्वेश्चन ऑफ रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर वो ऑलरेडी रेगुलेटेड सोसाइटी है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉन्फ्लिक्ट है तो हमें क्या चीज चाहिए? सेट ऑफ रूल चाहिए। और जिसी मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ रूल किसके लिए चाहिए? टू रेगुलेट, रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट किसको करेंगे हम? सोसाइटी को करेंगे। अगर सोसाइटी में सेट ऑफ रूल नहीं है तो क्या चीज होगी? अनार्की होगी। अनार्की मीन्स अराजकता, और अराजकता को हम क्या बोलते हैं? लॉलेस सोसाइटी। लॉलेस सोसाइटी यानी कि विधिहीन, विधिहीन समाज। और जिस समाज में विधि नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, जिस समाज के अंदर कोई नियम कानून नहीं है, तो अभी अगर हम उसका लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो देयर इज अ बर्निंग एग्जांपल बिफोर अस, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, सीरिया, सीरिया में आपने देखा होगा आईएस के बारे में, यहां आपने देखा होगा अलकायदा। अलकायदा, अब कौन आ गया वहां पर? तालिबान, ठीक है। और आईएसआईएस की भी प्रेजेंस ऑलरेडी है। तो ये क्या हुआ? अनार्की है। तो वो वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप से चुनी हुई सरकार थी, उन्होंने उसको डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर अनार्की है। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू फॉलो देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी डेमोक्रेटिक सेटअप का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। वो उस देश को, उस नेशन को रन करना चाहते हैं थ्रू शरीयत लॉ। उनका अपना एक सेट ऑफ रूल है जिसको शरीयत लॉ कहा जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मिलेगा। जैसे एक हो गया डेमोक्रेसी में, ठीक है। जैसे जानते हैं हम इंडिया हो गया या फिर यूएसए हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का हो सकता है या सेट ऑफ रूल किस टाइप के हो सकते हैं?
जहां वन पार्टी रूल होता है, यानी कि कम्युनिस्ट स्टेट जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और एक वो कि जहां पर कम्युनिस्ट है ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी भी नहीं है, कम्युनिस्ट स्टेट भी नहीं है। कम्युनिस्ट स्टेट में क्या चीज होता है, वन पार्टी रूल। या तो वन पार्टी रूल होगा या फिर वन मैन। और अनार्की का जो सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने एक देखा होगा, मीन्स माइट इज राइट, मेरा वचन ही शासन है। इसका मतलब जो मैंने कह दिया वही ठीक है। और ऐसा कहां देखा जाता है, अक्सर किंगडम, जो किंगडम है जैसे यूएई या फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन वगैरह, इस टाइप की डेमोक्रेसी में देखा जाता है। कम्युनिस्ट में हमने देखते हैं जैसे चाइना के अंदर है, अगर हम बात करते हैं तो चाइना हो गया या कोरिया हो गया, किम जोंग के बारे में आप जानते हो, शी जिनपिंग के बारे में आप जानते हो, तो वहां वन पार्टी रूल होगा या वन पर्सन होगा। इसका मतलब है डेमोक्रेटिक सेटअप ज्यादा है नहीं, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एज पर बड़ा इजीली मॉडिफाइड होता है। जो उन्होंने बोल दिया वही फाइनल है, जो उनको नेशनल इंटरेस्ट में लगता है या अपने पॉलिट ब्यूरो के हिसाब से जो वो देश को चलाते हैं, वो उसी हिसाब से उनका यूज कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों चीज है, ये हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोसाइटी, उस सोसाइटी को रेगुलेट करें। रेगुलेशन होगा तो रेगुलेशन से एक चीज आएगी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएंगे अमिकेबली, बहुत ही मतलब आपसी सामंजस्य के आधार पर या आपसी सहमति के आधार पर उन विवादों को, क्योंकि समाज के अंदर देखिए ये सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, दीज आर डिफरेंट सेक्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये इंटीग्रल पार्ट है। तो किसी का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, किसी के बिलीफ डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए कास्ट का बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, किसी के लिए रीजन बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो डिफरेंट बिलीफ के साथ, डिफरेंट रीजन के साथ, हम लोग डिफरेंट मान्यताओं के साथ में किसी सोसाइटी में रहते हैं। तो डिफरेंट होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उनको समन्वय स्थापित करना, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर एक वेलफेयर स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो एक सेट ऑफ रूल के बिना, सेट ऑफ रूल या मैं कहूं बिना सोसाइटी के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के संभव नहीं है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सेट ऑफ रूल में बी रिटन, ईदर रिटन और अनरिटन, दे में बी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, ये हो सकता है। Anarchy leads to इनकॉर्पोरेशन, यानी कि असामंजस्य की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, अराजकता, माइट इज राइट हो जाएगा, लॉलेस सोसाइटी हो जाएगी, लॉलेस सोसाइटी होगी। इस लॉलेस सोसाइटी को कोई रेगुलेट करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, वो करेगा स्टेट। स्टेट कैसे करेगा, स्टेट करेगा किसी सेट ऑफ रूल के आधार पर, सेट ऑफ रूल्स। अब स्टेट अगर करेगा तो क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेट, आखिरकार ये स्टेट क्या है। स्टेट मीन्स वी नीड एन इंस्टीट्यूशन टू रेगुलाइज अ सोसाइटी, हमें एक संस्था चाहिए जो सोसाइटी को रेगुलाइज कर सके, और अगर रेगुलाइज करेगा तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टेट। स्टेट के लिए अभी मैं केवल ब्रीफ में आपको डिस्कस कर रहा हूं स्टेट की डेफिनेशन, लेकिन जब हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, आगे हम फर्दर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। गार्डनर का एक डेफिनेशन है, तो गार्डनर का डेफिनेशन कहता है स्टेट हैज 4 प्रॉपर्टीज, स्टेट के अंदर 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या चीज है,
सर्टेन लैंड, यानी सर्टेन पीस ऑफ लैंड होना चाहिए। दूसरा पीपल होना चाहिए, उसमें एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और दैट गवर्नमेंट शुड बी सोवरन, यानी उसका सोवरेनिटी का भी इशू है। स्टेट के लिए 4 चीजें हैं, हालांकि हमें आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट नेशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन मॉडर्न में क्या चीज है, ये जो मैं अभी डेफिनेशन दे रहा हूं ये मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन है। एंशिएंट टाइम में स्टेट का मतलब क्या होता था कि एक केवल रीजन है और उसमें माइट इज राइट, यानी कि कोई एक ऑटोक्रेटिक व्यक्ति बैठा हुआ वही स्टेट है। इसलिए भारत में बहुत सारी स्टेट्स हुआ करती थी, अब यूनिफाइड कंडीशन में है, यानी कि उनको सबको एक रूप में मिला दिया गया है, तो एक स्टेट। एंड इसी में हम एक नोटिस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, नेशन में और स्टेट में क्या फर्क होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होना चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल, सर्टेन पीस ऑफ लैंड, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। स्टेट की पहली रिक्वायरमेंट क्या चीज है कि उसके अंदर एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीपल, पीपल से अगर मैं इसकी बात करता हूं सर्टेन लैंड की, ये सर्टेन लैंड में रहेगा कौन, पीपल, पीपल में यहीं से आपका क्या जुड़ जाएगा, सिटीजनशिप, ठीक है ना, जो आपको 5 to 11 दिए गए हैं, और सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पीपल का आ जाएगा। देयर शुड बी अ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसी है, ऑटोक्रेटिक है या नॉमिनेटेड है या डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये कैसी है, यानी व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट की फॉर्म क्या चीज है, डायरेक्ट इलेक्शन से है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से है, या मोनार्की है वहां पर, ठीक है नहीं, या फिर वहां पॉलीआर्की है, एक बहुतंत्र क्या वहां पर राज करता है, तो इसको फिर हम डिटेल में देखेंगे। आफ्टर दैट इज सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है व्हेन एवर अ स्टेट इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन, ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, जब कोई भी स्टेट अपने डिसीजंस को फ्री है लेने के लिए, अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए वो फ्री है, और पॉलिसीज कैसी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए अगर कोई स्टेट फ्री है, इट मीन्स विदाउट एनी क्लचेस, विदाउट एनी डोमिनेंस। जैसे जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो एट दैट टाइम वी वर नॉट सोवरन, हम सोवरन नहीं थे। क्यों, क्योंकि ऑल दीज पॉलिसीज वर मेड बाय ब्रिटिशर्स एंड दीज पॉलिसीज वर इम्पोज्ड ऑन अस, हमारे ऊपर ये सारी पॉलिसीज इम्पोज की गई हैं, हमारे ऊपर ये सारी पॉलिसीज वो ब्रिटेन में बनाते थे, और इम्पोज कहां करते थे, उसको इंडिया में आकर करते थे। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सोवरेनिटी के लिए हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप अभी तक लिए हुए हैं, स्टिल वी आर नॉट सोवरन, तो वो सोवरेनिटी हम कंप्लीट सोवरन है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, हम उसमें किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं। और आपने इस चीज को दिया होगा, हालांकि गवर्नमेंट की फॉर्म के ऊपर भी डिपेंडेंस करता है कि कभी कभी एक इंटरनेशनल प्रेशर को कोई गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाती है, जैसे गनी सरकार का अफगानिस्तान के अंदर अभी आपने देखा, और कभी कभी बहुत ही अच्छे ढंग से रिटेलिएट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि हम सोवरन हैं, तो सोवरेनिटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 स्टेज हैं जब हमारे लिए तो स्टेट को अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एंशिएंट टाइम में कैसा है और मॉडर्न टाइम में इसकी क्या रिलेवेंस है, यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न में। अगर हम एंशिएंट में देखें तो देयर वाज ए ब्लेंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट प्लस रिलीजन, यानी कि राज और धर्म दोनों का कॉम्बिनेशन था। और अगर हम कहें कि रिलीजन यूज टू गवर्न ए स्टेट, इसको हम रिलीजियस स्टेट भी बोल सकते हैं। जैसे
church used to govern state. Church used to form the norms, regulations, rules and the constitution for any state. किसी भी स्टेट को कौन गवर्न करता था? चर्च. इसका मतलब है वो रिलीजियस एस्पेक्ट को भी देख रहा है और वो पॉलिसी मेकर भी है. क्या चीज है वो पॉलिसी मेकर भी है. अगर वो पॉलिसी मेकर भी है और रिलीजियस फैक्टर को भी देख रहा है. अभी अफगानिस्तान में देखा होगा कि पहले एक र्यूमर था, हालांकि वो बाद में उन्होंने सेटअप को फॉलो नहीं किया कि अखुंदजादा जो होगा वो सुप्रीम लीडर होगा. जैसे इसी चीज को अगर हम देखें तो हम ईरान में देख सकते हैं. ईरान में एक रिलीजियस सुप्रीम होगा, ठीक है. उसके नीचे पीएम होगा, यानी कि प्रेसिडेंट और पीएम होगा. उसकी एक सूरा होगी. सूरा का मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होते हैं, कमेटी के रूप में काम करते हैं. एक डिसाइडिंग या हम कहें कि एडवाइजरी बोर्ड कह लीजिए इसको. एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो कि पीएम और प्रेसिडेंट को. लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वो रिलीजियस जो गुरु है वही लेगा, ठीक है. तो एंशिएंट टाइम में ज्यादातर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मैक्सिमम एरियाज द चर्च यूज्ड टू गवर्न ए स्टेट. किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए कौन करता था? वो चर्च गवर्न करता था. लेकिन जैसे ही मॉडर्न टाइम में हम अगर बात करें, मॉडर्न में अब क्या कर दिया गया? स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन. स्टेट को रिलीजन से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया. स्टेट कौन है? स्टेट अब पॉलिसी बनाएगा. पॉलिसीज बनाने का काम किसका होगा? स्टेट का होगा. और रिलीजन यानी कि धर्म अब या धार्मिक व्यक्ति नहीं बनाएगा. धर्म यानी कि आप आध्यात्मिकता से, धर्म से संबंधित काम कीजिए, चैरिटेबल एक्शंस कीजिए, भगवान से अपना संबंध या भक्तों का संबंध जोड़िए. लेकिन अब कानून बनाने का और उसको लागू करने की जिम्मेदारी अब कौन है? वो स्टेट के ऊपर है. अब रिलीजियस बॉडी के ऊपर उसका कोई भी नहीं है. आप अपना एक अखाड़ा तो चला सकते हैं, आप अपना कोई धर्मशाला चला सकते हैं, आप उस धर्म के महंत हो सकते हैं, वही शिष्य आपको फॉलो करेंगे. लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसलिए वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करेंगे. रोल ऑफ स्टेट. स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट के दो रोल होते हैं. सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोवाइडर. और दूसरा जो स्टेट का रोल है दैट इज टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट. सबसे पहला काम है कि आप सुरक्षा देंगे. तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? वो स्टेट के ऊपर है. अगर स्टेट के, इसे हम पुलिसिंग स्टेट भी बोल सकते हैं. कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है? पुलिसिंग स्टेट. यानी कि जहां पुलिस पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है. जैसे दिल्ली में देखते हैं तो कमिश्नरी है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना या एग्जीक्यूट करना वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है. कहीं कहीं इसको नाइट गार्ड स्टेट भी बोल देते हैं. नाइट गार्ड स्टेट कैसे? जैसे किसी क्षेत्र विशेष में या किसी पर्टिकुलर एरिया में एक नाइट को गार्ड रखा जाता है ताकि वो आपकी प्रॉपर्टीज को, वैल्यूएबल थिंग्स को और आपकी लाइफ को सिक्योर कर सके. तो स्टेट की जिम्मेदारी किसकी है? क्या चीज है? सिक्योरिटी मेंटेन करना. ये उसका पहला एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वो क्या चीज है? टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर सोसाइटी. यानी कि लोग
कैसा स्टेट बनाएंगे? लोक कल्याणकारी स्टेट। अब ये लोक कल्याणकारी स्टेट कैसे बनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि लोक कल्याणकारी स्टेट बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले जैसे एजुकेशन, हेल्थ। आजकल देखते हैं जब कोरोना हुआ तो वैक्सीनेशन का काम हुआ, पोलियो के टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ, टीबी के अगेंस्ट ड्राइव चल रही है, ठीक है, और आपका डेंगू है उसके खिलाफ ड्राइव चल रही है। ऐसी जो चीजें हैं वो सारे हेल्थ के इश्यू से कंसर्न हो जाता है। और सर जैसे सिक्योरिटी उसका एक मेन फीचर है। अगर सिक्योरिटी नहीं है, हम इनसिक्योर रहेंगे तो भी एक सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हो गए, हमारे इकोनॉमिकल राइट्स हो गए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए ऑल दीज आर एसेंशियल टू डेवलप अ पर्सन। एंड व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ फैमिली डेवलप्स, द स्टेट डेवलप्स, व्हेन अ स्टेट डेवलप्स, अ नेशन डेवलप्स। ये भी हम इस चीज को क्लियर समझ सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर स्टेट का जो पर्पस होता है वो होता है किसी भी इसको इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट ऑफ ए लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए कॉमन मैन। एक आम व्यक्ति के जीवन में उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना, उसका अपलिफ्टमेंट करना, ये लोक कल्याणकारी राज्य की है। अब उसमें स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस। ये स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए बनाए जा सकते हैं? एससी के लिए हो सकते हैं, एसटी के लिए हो सकते हैं, वुमेन के लिए हो सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए हो सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए हो सकते हैं। सोसाइटी का ऐसा कोई भी वर्ग, यानी कि ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज राइट्स, अपने अधिकारों से जिसको वंचित किया गया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ये स्पेशल प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि स्टेट हैज ए ड्यूटी, उसकी एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी क्या चीज है? टू फॉर्म अ सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट एक लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण कैसे करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, इसलिए ड्यूटी किसके ऊपर है? वो है। और उन्हीं ड्यूटी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ताकि सभी अंगों का, सभी वर्गों का, समाज के सभी विभिन्न वर्गों का, समाज के अंगों का एक सामंजस्य पूर्ण तरीके से सभी का डेवलपमेंट हो सके, सभी को एक पेज पे लाया जा सके, सभी का इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रोविजन कौन करता है? दैट इज कॉल्ड स्टेट। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट होता है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने देख लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ और भी चीजें देखनी होती हैं, जैसे इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है? ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक लॉ? बेसिक लॉ, या हम कहें फंडामेंटल सुप्रीम लॉ। इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा नेचुरल है? इट इज क्वाइट ऑब्वियस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है? सुप्रीम है। सुप्रीम क्यों है? बिकॉज all other laws and all organs of the society of the nation gets their power and authority from the constitution. बेसिक लॉ क्यों है? आखिरकार इसको बेसिक क्यों कहा गया है? In technical grounds, on a technical grounds,
जो जर्मन का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जर्मन का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक लॉ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बेसिक क्यों है? क्योंकि ये आधारभूत है, ये प्रोवाइड कराता है सभी ऑर्गन्स को, यानी कि जो अदर लॉज हैं दे गेट देयर पावर अथॉरिटी कहां से मिलते हैं उनको? ये पावर मिलती है उनको उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम और दैट इज लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लेक्स यानी कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन कहां बैठा हुआ है? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सभी को पावर कहां से मिलती है? इन सभी को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। एक ग्रैंड नॉर्म है, यानी कि सोपान तंत्र में इसकी जो भूमिका है वो कैसी है? एक सुप्रीम की भूमिका है, ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब है इसको कोई गवर्न नहीं करेगा, सबकी लेजिटिमेसी डिसाइड होगी तो वो इसी डॉक्यूमेंट से होगी, इसी डॉक्यूमेंट से होगी। और ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड, यानी कि किसी भी देश का जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक लॉ। क्या ये एक ऑर्गेनिक लॉ है? हाँ, ये एक ऑर्गेनिक लॉ भी है, बिकॉज इट हैज ए सब्सटेंस ऑफ लिविंग, ये लाइवलीहुड। इसके अंदर जीवितता का तत्व है, लिविंग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब लिविंग का मतलब क्या चीज होता है? डेवलपमेंट। ये स्टैटिक नहीं है, ये रिजिड नहीं है, ये चेंजेबल है। तो डेवलपमेंट है, ये चेंजेबल है, ये बदलता सकता है। ये कैसे बदल सकता है? थ्रू अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी इसमें बदलाव आ सकता है। तो एज पर सिचुएशन, बिकॉज टाइम इज डायनेमिक, समय परिवर्तनशील है, तो आवश्यकताएं बदलती रहती है। जब आवश्यकताओं की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसमें उतना अमेंडमेंट कर लेते हैं। जैसे जब हमको एजुकेशन में कुछ रिक्वायरमेंट हुई तो हमने आर्टिकल 21A जोड़ दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 21A जोड़ दिया क्योंकि हम चाहते थे कि सभी बच्चे, कि ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी शुड अटेंड द कॉलेज एंड दे शुड गेट इक्वल एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी भेदभाव के बिना उसमें क्या होना चाहिए? उसको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डायनामिक बनाने के लिए कभी हम देखते हैं सेक्शन 377 आईपीसी, यानी कि एलजीबीटी के जो नवतेज सिंह का केस है, नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या इसको आउट कर दिया, यानी कि ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले क्या था कि सेक्शन डी ये क्या करता था? एलजीबीटी के राइट्स को बात नहीं करता था, ये समलैंगिकता को अपराध के रूप में मानता था। और ये कब का है? नेचुरल है ये, जबकि आईपीसी बनी हुई है ब्रिटिश टाइम का है, ठीक है, 1867 के आसपास, 1860 के आसपास का है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने ये चेंज कर दिया, इस पर डिसीजन आ गया। तो हमने आईपीसी में भी, यानी कि लॉ क्या चीज है? लॉ को होना चाहिए डायनेमिक,
इट शुड बी चेंजेबल, लेकिन इतना आसान भी चेंजेबल नहीं होना चाहिए कि जब चाहे चेंज कर दिया जाए। तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर, उसके कुछ प्रोसीजर हैं, कब हम उसको स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं, कब हम सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द इशू, जैसा इशू होगा उसको वैसा डील किया होगा, और उसमें प्रोसीजर्स वगैरह सारी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्टिफाइड? ये कोई सैंक्टिफाइड लॉ है या डॉक्यूमेंट है? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही फॉलो करना है जैसा कि कोई रिलीजियस व्यक्ति अपने किसी रिलीजियस बुक को फॉलो करता है, किसी होली बुक को फॉलो करता है। समझ रहे? सबसे बड़ी बात है, क्या ये सैंक्टिफाइड है, इतना पवित्र है, क्या इसको चेंज नहीं किया जा सकता? ये चेंजेबल तो है, चेंजेबल तो है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है ये इट शुड बी वॉलंटरी, ठीक है, बिकॉज हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है? 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तब से ही। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो कैसा करना चाहिए? ऐसे फॉलो करना चाहिए जैसे किसी होली बुक को करते हैं, यानी कि उसमें संविधान के साथ संविधानवाद भी होना चाहिए। दैट शुड बी एन एलिमेंट टू फॉलोइंग योर कॉन्स्टिट्यूशन वॉलंटरी विदाउट एनी restrictions or discrimination. Sometimes it is said that Indian Constitution is a power map. Power map. Is it a power map? तो क्या ये power map है? अगर हम बात करें, yes, ये power map है। क्यों है power map? Because it defines, ये डिफाइन करता है दो चीजों को। किसी की ऑथोरिटी क्या है, व्हाट इज द ऑथोरिटी, यानी उसका अधिकार क्षेत्र कितना है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, और उसकी पावर्स, और उसकी पावर्स को यानी कि उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, डिफाइंस, पावर मैप है क्योंकि ये उसकी ऑथोरिटी और पावर को डिफाइन करता है कि, और किसकी करता है? नेचुरल सभी ऑर्गन्स की करेगा। और ये ऑर्गन्स कौन होंगे? एक तो हो गया आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड वन इज योर जुडिशरी। कानून कैसे बनेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव उसको कैसे लागू करेगा, यूपीएससी का क्या अथॉरिटी होगी, क्या पावर होगी, इलेक्शन कमीशन की क्या होंगी, ठीक है, ये सारी की सारी, जुडिशरी की पावर क्या रहेगी, ये सारी सभी ऑर्गन्स को, ये इसीलिए इसको एक पावर मैप या पावर हाउस के रूप में भी इसको एलोबरेट किया जाता है। So guys, it was just an introduction class for you, and I hope you might have understood all the relevant factors कि जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। And we will start this constitution or politician in coming days very soon, most probably on either on Monday or Tuesday as per the rules and regulation of the institute. So thanks for being with us. Thank you very much.